हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। टीआरई 3.0 के लिए हम लोग जीएस का प्रिपरेशन कर रहे थे, ये आपको पता है। और एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है जिसमें क्या किया कि मैंने टीआरई 1, टीआरई 2 के जो सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए हैं वो मैंने एक वीडियो बना के डाला है। उसमें मैंने बीपीएससी के और सारे एग्जाम के भी क्वेश्चन डाले हैं। बट इस वीडियो में मैं क्या करूँगा मैं बताता हूँ। इस वीडियो में मैं करूंगा, टारगेट तो हमारा है टीआरई 3.0 जो कि इलेक्शन के बाद होने के चांसेस है। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हम क्या करेंगे, विज्ञान के कितने क्वेश्चन आते हैं, जीएस की बात करते हैं। जीएस में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। 5 सेक्शन बैठा हुआ है, इसमें से साइंस के आते हैं 8 क्वेश्चन। तो हमारे पास टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, देखो टीआरई 1 के 11-12 के 2 पेपर यानी 16 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। टीआरई 2.0 के 9-10 के दोनों पेपर 1 और 2 दोनों के पेपर यहाँ पे 16 क्वेश्चन आ गए। टीआरई 3 और टीआरई 2 के हमारे पास 6-8 के 16 क्वेश्चन आ गए। 1-5 का हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग प्रिपरेशन है। हम लोग किसको फोकस कर रहे हैं, जीएस प्रिपरेशन 9-10, 6-8 और 11-12 का जीएस आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें टोटल हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 48 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा। साथ में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो और अच्छा बात है, बट अगर टॉपिक भी रिपीट हुआ ना तो आपको काफ़ी कुछ पता रहेगा इस टॉपिक के बारे में। तो आप थोड़ा सा, अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो भी थोड़ा गेस वर्क कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 11th-12th का दोनों पेपर डिस्कस करते। एक टीआरई 2.0, पहले टीआरई 2.0 का डिस्कस करेंगे 8 क्वेश्चन, फिर टीआरई 1.0 का डिस्कस करेंगे 8 क्वेश्चन। क्लियर। पहला क्वेश्चन है टीआरई 2.0 के, मायोपिया इज ए डिजीज इन व्हिच पर्सन कैन नॉट सी। तो सबसे पहले आपको देखते हैं, मायोपिया का एक और नाम है। एक और नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोलते हैं, यानी नज़दीक का सामान दिखाई देता है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नज़दीक का सामान दिखाई देता है बट दूर का सामान दिखाई नहीं देता है। क्या है, दूर का सामान दिखाई नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। बट ये होता कैसे, दो मेन कारण है। क्योंकि देखो इमेज कहाँ पे, आई अगर यहाँ पे आपका है तो इमेज का जो फॉर्म, इमेज जो फॉर्म करता है वो कहाँ पे करता है, यहाँ पे रेटिना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इमेज फॉर्म करता है, रेटिना पे करता है। तो और आई के पास ऑलरेडी कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर अगर किसी को शॉर्ट साइटेडनेस है यानी मायोपिया है तो उसका क्या होता है, आई लेंस की कुछ इस तरह से कर्वेचर जो लेंस का है ना, कुछ इस तरह से होता है कॉर्निया का, कि वो रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, रेटिना के पास बन ही नहीं पाता है। रेटिना के पास बन ही नहीं पाता है तो दूर का सामान दिखाई ही नहीं देता है, यानी नज़दीक का सामान दिखाई देता है। तो मायोपिया दो कारण से होता है। एक, या तो आईबॉल एलोंगेट हो जाए, दो कारण है। एक तो या तो आईबॉल एलोंगेट हो जाए या कर्वेचर लेंस का कुछ इस तरह से बन जाए कि वो रेटिना के पास इमेज पहुंचे ही नहीं। तो अब मायोपिया जो प्रॉब्लम हो गया, मायोपिया जो प्रॉब्लम हो गया, इसको दूर करने के लिए एक कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। ऑलरेडी हमारे आई के पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो एक कॉनकेव लेंस लगाया जाए। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस लगाया जाए, यानी इस टाइप का लेंस ऑलरेडी है, इसके आगे इस टाइप का लेंस लगाया जाएगा। ठीक है, इसको हम माइनस पावर्ड भी बोलते हैं, माइनस पावर्ड। अब एक और होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस। इसका मतलब है दूर का सामान दिखाई देता है, नज़दीक का ही नहीं दिखाई देगा। तो इसका जो इमेज बनता है ना वो रेटिना से पीछे बन जाता है। रेटिना मान लो यहाँ पे है तो इसका जो इमेज बनेगा ये कुछ ऐसा होता है कि इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, रेटिना से पीछे बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ इमेज यहाँ पे बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। इसको लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें कौन सा लेंस लगाया जाए, जो लेंस ऑलरेडी आई में है वही वाला लगाया जाएगा, फिर से कन्वर्जिंग लेंस। एक होता है प्रेस बायोपिया। इसमें आई का जो होता है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज करने लगता है उम्र के हिसाब से। ठीक है,
कारण क्या है, सिलियरली मसल का ग्रेजुअली वीकनिंग समय के साथ, और आई का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है आई लेंस का वो डिक्रीज हो जाता है। एक और बीमारी है एस्टिगमेटिज्म, ये क्या है, ब्लर इमेज बनता है रेटिना के पास, ठीक है, ब्लर इमेज बनता है रेटिना के पास। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है, इससे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखो मैं डिटेल में बताता हूँ तो आपको क्लियर हो सके। हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है सिंपल कि जो क्वालिटी पेरेंट में है जिस टाइप का, चाहे उसका जीनोटाइप हो, फिनोटाइप हो, खासकर फिनोटाइप पूरी तरह नहीं इंसान में मिल पाता है, तो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस जो एक पेरेंट्स में हो वो उनके बच्चों में आता है, दोनों पेरेंट्स में ये उनके बच्चों में आता है। ये जेनेटिक्स की बात करते हैं। ये जीन होता कहाँ है यहाँ पे आपको सबसे पहले समझिए। ये अगर सेल है, सेल के बीच में आपको दिखेगा न्यूक्लियस, ठीक है, सेल के बीच में दिखेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको मिलेगा डीएनए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे आपको मिलेगा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम 23 पेयर होते हैं, याद रखिए 23 पेयर, और 23 पेयर में 22 ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब 22 नॉर्मल क्रोमोजोम होते हैं, एक पेयर जो होते हैं एक उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। एक पेयर जो होता है ना वो मेल में अलग होता है, ध्यान देना, मेल में होता है एक्स वाई, फीमेल में होता है एक्स एक्स, ठीक है, मेल में होता है एक्स वाई, फीमेल में होता है एक्स एक्स। अगर आपसे परसेंटेज भी पूछा जाता है तो इवन मेल में भी एक्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है, वाई का परसेंटेज कम होता है, ठीक है। और जब मतलब कि अगर मान लो मेल जब जो ऑफस्प्रिंग आएगा, ऑफस्प्रिंग जब बच्चा आएगा, तो अगर मेल के तरफ से गया है एक्स क्रोमोजोम और फीमेल के तरफ से तो ऑलरेडी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, एक्स ही भेजना है, तो ये बन जाएगी गर्ल, बेटी। अगर मेल के तरफ से गया है वाई और मेल की तरफ से वाई, फीमेल की तरफ से एक्स, तो ये होगा सन, बेटा। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान से, द केन्स इन विच फूड इज पैक्ड आर कोटेड, ध्यान देना यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि पूरा का पूरा केन ही बना होता है इस पर्टिकुलर चीज से, टीन से, नहीं। अगर मान लो केन बना है आयरन का भी बना है तो उस पर कोटिंग एक लेयर चढ़ाई जाती है, किसकी, टीन की, और बोला कि टीन की लेयर चढ़ा रहे जिंक की नहीं, ऐसा क्यों, ठीक है ना, तो क्योंकि टीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये तो और ख़तरनाक है, आपके फूड से रिएक्ट करके आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है, फूड को बर्बाद कर सकता है, तो ये तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। देखो जिंक इज मोर, ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए जिंक को हम नहीं यूज करते हैं, हमको टीन यूज करना है, तो ये करेक्ट आंसर है जिंक। देखो ये ऑप्शन थोड़ा बहुत सही है बट बीपीएससी ने इसको माना था, ठीक है ना, और ये दोनों तो होगा नहीं, तो यानी बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत, जिंक थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है टीन से, बट इसका सही रीजन नहीं है, क्यों यूज करते वो रीजन नहीं है, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देना, इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, पहले ये बहुत अच्छे से आप देखिए, मैं लिख के बताता बट वो हैंड राइटिंग का इशू हो जाता ना, मतलब इससे इस पेन से अच्छे से बन नहीं पाते, नहीं तो मैं लिख के बताता। देखो होता क्या है, एयर से प्लांट क्या करता है, एयर से CO2 लेता है, क्या एयर से क्या लिया, CO2, सॉइल से क्या लिया, H2O लिया, और ये लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाया, C6H12O6 बनाया प्लस ऑक्सीजन रिलीज किया। इतना तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो वाटर लेता है, मतलब एयर से लिया है H2O, वाटर लिया सॉइल से, बस इतना, और ये लिया सन से, तो ये क्या बनता है, ग्लूकोज बनाता है यानी एनर्जी बनाता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो आप बोलोगे 6 क्यों नहीं, ये बस बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपको पता है, ये आपको बेसिक चीज पता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का परिभाषा क्या होता है, 3-4 चीज याद रखिए। पहला गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी लॉस, ये भी गेन, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ये याद रखिए
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है ना, तो भी एक ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये थोड़ा समझ लीजिए आप। ऑक्सीजन का गेन कराना, ऑक्सीजन का जो गेन करता है ये भी ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन अगर लॉस होता है ये भी ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ये भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे अब समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट में। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, यहाँ पे। इसमें कितना कार्बन है, 12 कार्बन है। 6 दूना 12 कार्बन है यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यानी हम लोग यहाँ पे परिभाषा क्या लिए, ऑक्सीडेशन तब होता ना जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो अगर ऑक्सीजन का लॉस होगा तो ये रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन उल्टा कर लो बिल्कुल, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे गेन हाइड्रोजन का होगा, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाएगा। सिंपल समझे। रिडक्शन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी 12 ऑक्सीजन से 6 ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन कहलाएगा। अगर आपसे ये पूछता आपसे कि भाई जो वाटर कितने हैं, 6 है ना, 6 से कितने हो गए, यहाँ पे 12 हो गए। यानी ऑक्सीजन क्या हुआ है, वाटर से अगर ऑक्सीजन बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो अब कोई रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन याद रख सकते हो। चलो अब ये बहुत आसान है। क्वालिटी ऑफ प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो डॉट पर इंच से पता चलती है। डॉट पर इंच से यहाँ पे कुछ और पता कर सकते हो। नंबर ऑफ इंक डॉट द प्रिंटर कैन प्लेस एन एरिया इन 1 स्क्वायर इंच, इसको बोलते हैं डॉट पर इंच। डॉट में कई प्रकार के प्रिंटर है। एक होते हैं जो टच वाला होता है, एक बिना मतलब पेपर को बिना टच किए हुए वाला। डॉट मैट्रिक्स होता है, ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी है। इंक जेट होता है, ये एवरेज। लेजर वाला सबसे अच्छा होता है। अब देखो ट्रैचोमा, ये देखो आई से रिलेटेड, इसी सेम पेपर में 2 क्वेश्चन होता है। ट्रैचोमा डिजीज आई से रिलेटेड है। ये आपको ये लाइट वाला जो चैप्टर है ना उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये डिजीज वाला चैप्टर में बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। तो देख रहे हो दोनों आई से रिलेटेड है, लेकिन दोनों अलग अलग टॉपिक में पढ़ाया जाता है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में इवन पढ़ाया जाता है। समझ में आया ना, वो फिजिक्स का पोर्शन हो गया, ये बायोलॉजी का वाला हो गया। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम याद नहीं रखना है क्योंकि ये नाम से पता चलता है, क्लेमेडिया ट्रैचोमैटिस। ठीक है ना, ये मेन ये याद रखना है। ये एक बारी हो जाएगा, किसी को अंधा बना देगा तो फिर से ये ठीक नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, Which of the following makes use of न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मैं अगर कोई ये आर्चरी है, तो अगर कोई पीछे तीर को खींच रहा है तो वो किधर के तरफ फोर्स लगा रहा है, आगे के तरफ फोर्स लगा रहा है। क्योंकि ये मेन स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, इस पे बात करते हैं। इसको स्ट्रेच जितना पीछे करे उतना आगे जाने का ये ट्राई करेगा। सिंपल स्पेस रॉकेट भी होगा, तो इसका आंसर होगा डी। वेंटूरीमीटर भी काम करता है उसी पे। पार्टिकल व्हिच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज आर। देखो अगर कोई एटम मान दिया जाए तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है ना। और प्लीज़ इसके आप वो याद कर लो कि कौन इसके खोज किए हैं। एक के थॉमसन है, एक के रदरफोर्ड है, एक के चैडविक है, ऐसे करके ये कर लो। अब बीच में क्या होता है, बीच में 2 चीज़ होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और चारों तरफ कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए
कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। फिर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। समझ में आया? तो पार्टिकल विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ये न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज, रिलेटिव चार्ज की बात करें, और प्रोटॉन के पास +1 चार्ज। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया 11th 12th का टीयर 2। ठीक है, अब हम टीयर 1 डिस्कस करते हैं। मैं ये साफ साफ बोल सकता हूँ टीयर 1 रिलेटिवली ज़्यादा टफ था, इवन जीएस का पोर्शन भी, ये आप मानो या ना मानो। ठीक है ना, टीयर 1 जीएस भी बात करता हूँ, जीएस स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। चलो, ये टीयर 1 के 11th 12th के साइंस के पेपर है। एन आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडेला प्रोड्यूसेस लाइट फ्लक्स इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये जनरल साइंस से ज़्यादा तो लोग इसको नहीं करते। ठीक है, तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको लुमिनियस फ्लक्स निकालना है तो लुमिनियस इंटेंसिटी को सिंपल आपको सॉलिड एंगल से गुना करना है। लुमिनियस फ्लक्स कितना दिया है, 2 कैंडेला दिया है, और इंटू 4 पाई, तो 2 इंटू 4 पाई कितना होगा, 8 पाई होगा। ठीक है ना, 8 पाई, क्योंकि ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल किस फॉर्म में होता है, स्ट्रेडियन में होता है। अगर नॉर्मल एंगल है तो उसमें वो कोई किस फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में, ये याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, 8 पाई ल्यूमन। ठीक है, यानी लुमिनियस फ्लक्स का क्या यूनिट होगा, ल्यूमन। इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडल है। इससे आप ये सॉलिड एंगल का क्या होगा, स्ट्रेडियन। ये आपको थोड़ा याद ही कर लेना है कि स्प्रे जो बोतल होता है, ये याद करते हैं लोग कि विंडो जिसको हम दबाते हैं उसमें से बहुत सारे स्प्रे निकलता है, वो किस पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे, कैपिलरी एक्शन वाला जो प्रिंसिपल है। ठीक है, और इवन आप देख सकते हो जो हम पाइप से नीचे से पानी निकालते हैं वो भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट तो एक साइंटिफिक नेम है, बट इसको किस नाम से यूज किया जाता है, इसको व्हाइट लेड के नाम से यूज किया जाता है। व्हाइट लेड क्यों बोलते हैं, पता है क्यों, क्योंकि इसका यूज पहले लोग पेंट वगैरह में भी करते थे। पेंट में वाइट क्यों, ताकि ब्राइटनेस और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई जा सके, बट इसका यूज कम कर दिया गया ड्यू टू लेड टॉक्सिसिटी। ठीक है, लेड बहुत ही ख़राब चीज़ होता है, इवन माइंड को भी इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा लिमिट किया गया है। वाइट लेड। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। आपको पता होगा अगर इस साइड से लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट जब टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो क्योंकि सेल ही इंक्रीज हो रहा है, 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, तो जब सेल ही इंक्रीज होगा तो ये तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा ही होगा। बट लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, ध्यान से रखो, सेम सेल है, जैसे मान लो पहले वाले में भी एक ही सेल, दूसरे वाले में भी एक ही सेल, तीसरे वाले में। ठीक है, लिथियम में भी एक ही सेल, बेरिलियम में भी, बोरोन में। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी घर में 1 है, जैसे 2 सेल है इसमें, तो पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, पहले घर में 2, क्योंकि पहले घर में 2 ही है, दूसरे घर में भी 2। बोरोन में पहले घर में 2, पहले घर में, दूसरे घर में 3 है। अब देखो बीच में तो प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन क्या करे, खींच रहा है, तो प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उसको उतना खींचेगा ना, इसको कम खींचेगा, इसको ज़्यादा खींचेगा, मतलब ज़्यादा खींचेगा तो निचोड़ लेगा ना, तो और छोटा कर देगा। बट नीचे में क्या हो रहा है, 2 सेल से ऑब्वियसली 3 सेल वाला तो ऐसे ही बड़ा होगा। तो टॉप टू बॉटम जब हम अगर आएंगे तो हमारा सेल इंक्रीज हो रहा है, तो साइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। बट लेफ्ट टू राइट जैसे ही जाते हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे लार्जेस्ट साइज ही लिथियम का होगा। किसका होगा, लिथियम का, क्योंकि लिथियम सबसे पहले आता है। देखो लिथियम का लार्जेस्ट एटॉमिक मास है 167 पिकोमीटर। पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 आई थिंक। ठीक है,
बेरिलियम का और कम है, फिर बोरोन, फिर ऑक्सीजन का और कम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बताती हूँ ये पॉइंट। अब देखो, द फेनोमेना ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। देखो फोटो जिसमें फोटो वर्ड है नहीं, समझो लाइट से रिलेटेड है। और क्योंकि बहुत सारे प्लांट, इवन सारे प्लांट, लाइट कितना देर तक आ रहा है उसके हिसाब से उसका वो चेंज होगा ना, उसका कैसे वो बिहेव करेगा वो चेंज होगा। सुबह में उसका बिहेवियर किसी और तरह है, शाम में किसी और तरह है, जैसे दोपहर में मुरझा जा रहा है। ये फिनोमेना को सबसे पहले डिस्कवर किया था गार्नर और एलार्ड। ये आसान क्वेश्चन है, लोग याद करते हैं। साइलेंट वैली, ये तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा, साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में है। इसको प्रिजर्व किया जाता है। इट कॉन्टेन वेरी रेयर स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, द सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, द एरिया ऑफ लैंड वेर यूज एक्सटेंसिवली। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी जो प्रोटेक्टेड एरिया होगा उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज नहीं करेंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, अगर अगर देखो इसको, अगर आप फिर भी आप इनमें दोनों में कंफ्यूज होंगे, तो ये तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है तो वहाँ पे रेयर स्पेसीज मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अगर इसका मन देखो, अगर इस क्वेश्चन को बनाने का मनसा अगर डी ऑप्शन होता ना, तो सी में भी कुछ ऐसा घुमाता ना, ये अवार्ड नहीं देता, एक्सटेंसिवली नहीं देता, ये बोल देता कि थोड़े बहुत ट्राइबल लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, थोड़े बहुत, ये ऐसा बोल सकता था। बट ये डायरेक्टली ऐसे वर्ड यूज किया है जिसे आपको इसको सीधा सीधा गलत मानना है। ठीक है, फिर आप इसको आंसर पे जाओ आराम से। ठीक है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन यानी जब सांस ले रहा है, तो सांस लेगा तो क्या हो रहा है, सांस आप लोगे तो ये जो थोरेटिक कैविटी होती है, छाती से जस्ट नीचे वाला पार्ट, तो अगर सांस लोगे तो ये क्या होगा, ये नीचे आएगा क्योंकि हवा भर रहा है ना, तो ये फ्लैट हो जाएगा। बट जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो फिर से ये वाला पोर्शन हो जाएगा, आर्च वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लैटेंड हो जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। देखो ब्लड में 3 चीज़ होता है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी। देखो रेड ब्लड सेल आपके ब्लड को रेड करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। बट जो वाइट ब्लड सेल है ये किस चीज़ में, ये कलर इसका वाइट नहीं है, वाइट ब्लड सेल का मतलब है ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम। ठीक है, और इसी को हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। यहाँ पे आप ऑक्सीजन देखें, लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है, मतलब वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है लिम्फोसाइट। ये 2 प्रकार में बांटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। बी सेल में बटा हुआ और टी सेल में बटा हुआ है। ठीक है, दोनों का अलग अलग रोल है। सबसे पहले समझिए, बी सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडीज। ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, वाइल टी सेल कंट्रीब्यूट टू द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या करता है, बी सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडीज। ठीक है, और टी सेल क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, इम्यूनिटी में कर रहा है। लिम्फोसाइट फॉर्म इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी करता है, ताकि कोई भी अगर बाहर से पैथोजन आए ना तो उसका क्विकर रिस्पॉन्स करता है, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ एडेप्टिबिलिटी, डाइवर्सिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब हमको 11th-12th का दोनों डिस्कस कर लिए, अब 9th-10th का हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले Tier 2। देखो सन ऑब्जर्वेशन पॉइंट आदित्य L1 जो सैटेलाइट हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप करेंट अफेयर्स का भी मान सकते हैं, बट ये साइंस में पूछा गया है। ये किस जगह पे डाला गया, लैग्रेंज 1। लैग्रेंज 1 ये पॉइंट कौन है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सन और अर्थ का, मतलब एक ऐसा पॉइंट, जैसे मान लो एक ऐसा जगह है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक अगर इससे आप थोड़ा इधर आते हो ना तो ए बंदा आपको खींच लेता है, थोड़ा इधर जाते हो ना तो ये बंदा आपको खींच लेता है, बी बंदा। बट एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे न ये खींच पा रहा है न ये खींच पा रहा है, मतलब दोनों का ताकत नल हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, क्योंकि ये जितना खींच रहा है उतना ये खींच ले रहा है। तो यहाँ आपके पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नल यानी जीरो लग रहा है।
इसी को हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक तरफ है सन, एक तरफ है अर्थ, और बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है सन और अर्थ के द्वारा वो जीरो है, नेट जीरो है। ठीक है, ये वाला इस टाइप से पिक्चर बना गया। यहाँ पे थोड़ा इसरो के वेबसाइट से हम देख लेते हैं कि आदित्य L1 जो सैटेलाइट है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए सन का, इसके पास 7 डिस्टिंक्ट पेलोड इसके साथ छोड़ा गया और सबके सब देसी था। 5 इसरो के द्वारा बनाया गया था, 2 इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसमें भी कोलैबोरेशन किसका था? इसरो का। देखो आदित्य एक्चुअली संस्कृत नेम है किसका? सन का। L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 है जो कि सन अर्थ सिस्टम है। एक ऐसा स्पेस है, यहाँ पे मैंने बोला ना कि 2 सेलेस्टियल बॉडीज का। L1 इज ए लोकेशन इन स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 2 सेलेस्टियल बॉडीज सच एज सन एंड अर्थ आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब वो वहीं पे रहेगा, उसको कोई खींचे विचेगा नहीं। चलो अब जिंजर, जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टीम है, नॉट द रूट। देखो कोई स्टीम क्यों है, सिंपल उसका याद रखना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बीपीएससी के किसी और एग्जाम में आया था, सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम में, क्योंकि उसके पास नोड और एंटी नोड है, ठीक, नोड और इंटर नोड, ठीक है, या एंटी नोड कुछ भी बोल सकते हैं। तो स्टीम का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्टीम का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो, क्लोरोफिल का लैक। क्लोरोफिल तो पत्तियों में मिलता है, इसके अलावा और भी पार्ट में मिल सकता है, बहुत बहुत कम मात्रा में, ठीक है। और ये फूड मटेरियल, देखो फूड मटेरियल तो पत्ता भी स्टोर कर लेता है, फ्रूट भी स्टोर कर लेता है, तना भी स्टोर कर लेता है, जड़ भी स्टोर कर लेता है। तो उससे थोड़ी कुछ पता चलेगा कि हम उसको, मतलब कोई फूड स्टोर कर रहा है तो उसको हम स्टीम बोल देंगे भाई, वो तो, मतलब वो रूट भी तो फूड स्टोर कर लेता है बहुत सारे। यहाँ पे आप देख सो, जिंजर इज ए स्टीम नॉट ए रूट बिकॉज ऑफ इट्स नोड एंड इंटर नोड्स, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, जैसे स्टीम पोटैटो का क्या खाते हो आप? स्टीम ट्यूबर खाते हो। बल्ब किसका खाते हैं? अनियन का, गार्लिक का, ट्यूलिप का, लिलीज का। उसके बाद कॉर्न किसका खाते हैं? ग्लैडियस का, सैटिवस का। राइजोम किस किस का खाते हैं? याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट, जिंजर का, टर्मरिक का, बनाना का, फर्न का, ठीक है। अब एक और चीज, राइजोम व्हिच ग्रो विथ लैटरल बर्ड्स आर कॉल्ड सिम्पोडियल राइजोम, जिसका एग्जांपल है जिंजर। बट राइजोम अगर ग्रो करेगा टर्मिनल बर्ड या लैटरल बर्ड है, टर्मिनल मतलब सबसे टॉप वाला, उसको हम बोलते हैं मोनोपोडियल राइजोम, एग्जांपल है लोटस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑप्शन में आपको 2 दिखेगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यानी ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। अब एक और चीज, वाटर में आप डुबाओगे ना तो फोकल लेंथ में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा और फोकल लेंथ जो 10 सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, पावर होता है ना लेंस का, उसको डायोप्टर से क्या होता है? डायोप्टर। और पावर क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ होता है, ये याद रखें, पावर बराबर 1/4 फोकल लेंथ। देखो इन केस ऑफ मिरर फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फोकल लेंथ शैल रिमेन अनचेंज फॉर द मिरर व्हेन इमर्स इन वाटर, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे मिरर वाला ही लेके बना दी, यहाँ पे लेंस वाला पूछा है, बट यहाँ पे ये तो ये आंसर नहीं हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस ये इंक्रीज कर जाता है, देखो मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लेंस इंक्रीज कर जाता है फोकल लेंथ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सिंस द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज लेस देन द वाटर, द फोकल लेंथ वुड इंक्रीज, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। मिरर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये बढ़ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आप बस थोड़ा सा देखते हो जाता, थ्रो वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू द विजुअल लाइट, मतलब वाटर ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है विजुअल लाइट के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फॉग विच कंसिस्ट ऑफ ए फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दिस इज सो बिकॉज। बट देखो हमको पता है, हमको अभी तक पता है कि वाटर जो है ना वहाँ से विजुअल लाइट आराम से गुजर जाती है, बट फॉग जब भी होता है ना, फॉग फॉग तो ऐसा तो होना चाहिए लाइट भी फॉग के होकर गुजर जाता है
आराम से दूर का भी सामान देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर ओपेक टू विजुअल लाइट, ये इसी लाइन का उल्टा है बोल रहा है, समझ रहे हो ना। ये तो पहले लाइन का उल्टा बोला है। पहला लाइन क्या बोल रहा है कि थ्रू वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू विजुअल लाइट, तो यहाँ क्या बोला है कि फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर ओपेक टू विजुअल लाइट। नहीं, ये तो पहला लाइन, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड टू क्रिएट अपेरेंट ओपेसिटी, ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे फाइन ड्रॉपलेट होता है तो लाइट क्या हो जाता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, स्कैटर्ड। लाइट रेज सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो अनेबल टू रीच, तो इससे तो फिर दिखाई ही नहीं देता ना, ये भी नहीं, यानी ये करेक्ट आंसर है कि लाइट स्कैटर, स्कैटरिंग, फॉग के केस में स्कैटरिंग होते हैं, याद रखिएगा, स्कैटरिंग। चलो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो होता क्या है, अगर लाइट एक मीडियम से, ये पिक्चर ही देखिए, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल है, तो याद ध्यान रखिए। अगर ये मीडियम रेयरर है, रेयरर का मतलब डेंसिटी कम है, ये डेंसर है मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, रेस्पेक्टिव हम बात करते हैं। तो अगर अगर कोई लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ घूम जाती है, समझ में आया ना। तो क्या, द वेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसी को कॉल क्या कहते हैं, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जाना चाहिए था कि डायरेक्टली ऐसे जाओ ना, क्योंकि हम बोले हैं कि सन लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है तो इसको इधर जाना चाहिए, बट इधर रिफ्लेक्ट इसलिए हुआ है, इसको मतलब ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गया है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन ये तो हमने बता ही दिया, मीडियम जो रेयरर और डेंसर भी बता दिया। अब होता क्या है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं होता है। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लाइट या लाइट या वेव दोनों का फ्रीक्वेंसी ये सोर्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम में डिपेंड, चाहे आप इस मीडियम में जाओ उस मीडियम में जाओ, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, ठीक है ना। तो दो चीज़ बदलता नहीं है, एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और एक होता है फेज ऑफ लाइट, ये दोनों बदलता नहीं है। बदलता क्या है, वेलोसिटी बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, एम्पलीट्यूड बदल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को तो मैं बोलूँगा आप याद ही कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन जनरल साइंस वाले क्वेश्चन में नहीं आएंगे। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ये है C/137। बहुत सारा फॉर्मूला है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस फार्मूला के जो बोर्स फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर्स ऑर्बिट, उसको यूज करके बनाया, जैसे V0 दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सेम सेम ये वाला, लेकिन ये वाला अगर ये आपको थोड़ा पता रहता ना, ये वाला पॉइंट, तो आप कर सकते थे, ये बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है ना। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T⁴ का, ठीक है ना। तो अगर इसको अगर घटाया जाएगा, इसको अगर यहाँ पे कितना घटाया, जहाँ पे देख सकते हो, द ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ E वाट पर मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है पे है। व्हेन द टेम्परेचर इज रीच टू T/3, मतलब टेम्परेचर 1/3 हुआ है, तो T⁴ है, तो रेडिएंट एनर्जी कितना घटेगा, 3 के पावर 4 यानी 81, इस हिसाब से करेगा। 3 के पावर 4 कितना होता है, 81। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, लेकिन ये याद रहना मुश्किल है ना, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, द एसिड which can destroy the color of acidic KMnO4 को जो डिस्ट्रॉय करता है वो है C6H8O7, ठीक है ना, यह साइट्रिक एसिड, ठीक है। कैन डीकलराइज पर्पल कलर पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन, ठीक है ना, KMnO4 को बोलते हैं, ठीक है।
चलो, साइट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल फॉर्मूला इसका ये वाला दिया है, इतना याद नहीं करना है। ये कलरलेस वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। इसके में कौन सबसे अच्छा है? ये है फोटो वोल्टाइक सेल, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, सबसे अच्छा है, ठीक है ना। फोटो डायोड का यूज होता है एक्चुअली एक्यूरेटली मेजर द लाइट इंटेंसिटी, याद रखते, फोटो डायोड का यूज होता है। अब देखो, द क्रिटिकल मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल, फिजनेबल कोई फीजन, फीज देखो, अब सबसे पहले समझो फीजन और फ्यूजन क्या होता है। फीजन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, जैसे आप टूटेगा भी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम की बात करते हैं। अब फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना है, हीलियम बना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के क्या होगा, हीलियम। आपसे पूछेगा सन किस थ्योरी पे काम करता है, तो फ्यूजन के थ्योरी पे ही काम करता है। तो क्रिटिकल मास फिजनेबल रिएक्शन मटेरियल का क्या होता है, देखो ये नॉर्मल होता है, जब भी कोई क्रिटिकल वर्ड ही आ जाता है तो हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो इतना मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कुछ हो जाए, यही ना हम बोलते हैं। तो क्रिटिकल वर्ड देखो, 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट, ये कोई मतलब ही नहीं है, रेर, ये क्या कुछ मतलब नहीं है। देखो, द मिनिमम मास नीडेड फॉर चैन रिएक्शन, देखो जो वर्ड क्रिटिकल देखोगे ना, तो क्रिटिकल के लिए सुटेबल है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, तो कम से कम इतना मास तो हो कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाए, समझ में आना, चेन रिएक्शन शुरू हो जाए, ये है न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मैंने सबको आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, ये तो बहुत आसान है, राइपनिंग मतलब फल को पकने में मदद करता है, वो है इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ठीक है, ठीक है। इथाइलिन गैस यूज किया जाता है, इथाइलिन को हम फ्रूट राइपनिंग गैस भी बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला इसका इथाइलिन, देखा इथाइलिन और एथीन एक ही चीज़ है, याद रखना, ठीक है। ये इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अल्काइन नहीं है, अल्काइन ये नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है अलग, ये डबल बॉन्ड है, सिंपलेस्ट अल्कीन है ये, अल्कीन डबल बॉन्ड वाला है। अब which वन ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो ऑक्टेन नंबर, जीरो ऑक्टेन नंबर किसके पास है, एन ऑक्टेन के पास है जीरो ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ये एक्चुअली ऑक्टेन नंबर नॉकिंग को दूर करता है, इसमें एंटी नॉक प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइसो ऑक्टेन के पास क्या होता है, वेरी गुड एंटी नॉक फ्यूल इज आर्बिट्री असाइन रेटिंग ऑफ 100 ऑक्टेन नंबर ये होता है। और एन हेप्टेन एन ऑक्टेन के पास ऑक्टेन नंबर कितना होता है, जीरो होता है, यही तो पूछा था, जीरो। अब लीची का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, लीची का देखो, कई सारे फ्रूट के अलग अलग पार्ट खाते हैं हम, जो देखो एक तो ओवरी हम लोग खाते हैं, थैलमस खाते हैं, और जो लीची का हम एरिल वाला पार्ट खाते हैं, एरिल वाला पार्ट खाते हैं, याद रखिए, ठीक है। एक्चुअली देखो, फ्रूट क्या है, फ्रूट जो ओवरी बनता है ना, ओवरी, ओवरी एक्चुअली फ्रूट बनता है, और ओव्यूल, ये याद रखिए, ओव्यूल क्या बनता है, ओव्यूल बनता है सीड्स, क्या बनता है, सीड्स बनता है, ये याद रखिए। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स में। और फ्रूट के पास क्या होता है, वॉल और पेरिकार्प और सीड्स होता है, एक मतलब वो जो खाने वाला पार्ट होता है उसके अंदर बीज होता है, ठीक है ना। पेरिकार्प क्या होता है, ड्राई भी हो सकता है, फ्लेसी भी हो सकता है। अब एरिल लीची का पार्ट है, लीची एक फ्लेसी एरिल है, ये याद रख सकते हो। लीची एक फॉल्स फ्रूट है भाई, जो भी ओवरी से नहीं बनाना उसको हम फॉल्स बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे एप्पल वगैरह भी फॉल्स फ्रूट है, याद रखिए। और भी पार्ट देखिए, लीची का हम कौन वाला पार्ट खाते हैं, फ्लेसी एरिल, एप्पल का हम थैलेमस खाते हैं, यानी एप्पल भी फॉल्स फ्रूट है। बनाना का हम मेजोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं, मैंगो का हम मेजोकार्प खाते हैं। देखो, एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है इन द रिलीज ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीव होना लिप से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, यही है। देखो, विद स्टोमेटा की मदद से मैं क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई चीज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है ना, उसको हम डिफ्यूज बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग
द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोजोम, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, द मेथड ऑफ लोकेटिंग ए जीन लोकस को पता करना और डिस्टेंस बिटवीन जीन को मेजर करना, इसको हम जीन मैपिंग बोलते हैं। ये लीनियर अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, ये याद रखिए। द टर्म जीनोम वॉकिंग और क्रोमोजोमल वॉकिंग इज टू लोकेट अननोन डीएनए सीक्वेंस, ये भी याद ध्यान रख सकते हो। स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है। अब देखो 9th 10th का हम TRE 1 और TRE 2 दोनों का डिस्कस कर लिए। अब 6 to 8 का हम TRE 2 का डिस्कस करते हैं, फिर TRE 3 का डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन इन न्यूक्लियर रिएक्टर D2O क्या हो, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ये एक हैवी वाटर है। इसका यूज एज ए क्या होता है, मॉडरेटर यूज होता है, याद रखना, मॉडरेटर यूज होता है, ठीक है, याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो हैवी वाटर, इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। 2 एटम इसमें ड्यूटेरियम होता है। देखो हाइड्रोजन के 3 क्या बोलते हैं उसको, एलोट्रॉप्स हैं। एक है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। उसके सिर्फ प्रोटियम एक ऐसा है जिसके पास अपना न्यूट्रॉन नहीं है, बस ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन है, ये भी याद रखिएगा। और heavy water displays similar physical and chemical properties but differ in nuclear properties when compared to ordinary water, ये तो हमको पता ही है। moderator is required to nuclear reactor to slow down, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, जो यूरेनियम वगैरह को जो तोड़ने का काम कौन करता है, न्यूट्रॉन करता है। और न्यूट्रॉन अगर मतलब बिल्कुल अंधाधुंध तोड़ने लगे तो बिल्कुल ये तो कभी भी हम एनर्जी बना ही नहीं सकते। एनर्जी तो हम कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए हमको हेवी वाटर वगैरह यूज किया जाएगा, और भी रॉड वगैरह होता है, कैडमियम रॉड वगैरह यूज किया जाएगा, जिससे हम उसको स्लो डाउन कर सकें, मतलब एक कंट्रोल रूप से हम एनर्जी प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। लैक्टिल्स आर कंसर्न विथ, लैक्टिल्स क्या करता है, फूड फैट को ऑब्जर्व करता है। लैक्टिल्स आर द ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर विद ए वेली ऑफ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना, प्रोटीन को ब्रेक करना मोनोमर्स में, ठीक है ना, मोनोमर्स में। ये फैट को ऑब्जर्व करता है एट फैट सोलुबल सब्सटेंस को लिम्फेटिक सिस्टम में कन्वर्ट करता है, याद रखें। फैट को इमल्सिफाई करता है, उसके साथ स्टोर और रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम का, और यूजफुल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है इनटू अ ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। Which branch of botany is concerned with the study of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की पढ़ाई हम किस में करते हैं, इकोलॉजी में नहीं, इसमें तो हम ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के रिएक्शन को पढ़ते हैं, रिलेशन को। और प्लांट टॉक्सोनोमी मतलब हम प्लांट के पार्ट वगैरह का पढ़ते हैं, प्लांट क्या कर रहा है वो नहीं पढ़ते, ये हम पढ़ते हैं प्लांट की फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, चाहे प्लांट क्या क्या कर रहा है। एग्जांपल है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, प्लांट न्यूट्रिशन कर रहा है, प्लांट हार्मोन फंक्शनल, ये सब कुछ किसके अंदर आएगा, ये सब कुछ प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आएगा, याद रखिए। व्हिच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेगुमिनस प्लांट, कौन सा पिगमेंट एसेंशियल होता है। देखो हम इसको लेगुमिनस प्लांट यानी पल्स प्लांट बोलते हैं, और इस पिगमेंट को हम लेग ह्यूम भी बोलते हैं, यानी लेग हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की उसमें कमी है, ये है, ठीक है। ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आप आराम से भी कर सकते थे, इसमें कोई भी हेमोग्लोबिन वर्ड है ही नहीं, ठीक है ना। और लेग, ये देखो ना, यहाँ से ही आप इसको गेस कर सकते थे, ठीक है। पिगमेंट एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन, ये रूट नोडुल्स में मिलता है, ये याद रखिए, रूट नोडुल्स में मिलता है लेगुमिनस प्लांट के। ये सब मैंने काफ़ी डिटेल में कराया है, जब मैंने लूसेंट का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन कराया है, देख सकते हो। द एमाइलेज विच इज मिक्सड विद द फूड इन आवर माउथ, माउथ में एमाइलेज मिलेगा, कौन सा एमाइलेज, माउथ में मिलेगा। ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट में। एमाइलेज सलाइबरी एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। फर्स्ट एंजाइम है जो मिक्स करता है हमारे फूड से, कार्बोहाइड्रेट के पे एक्ट करता है,
ये पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ता है माल्टोज में, ठीक है ना। ये माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड्स है जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, याद रख सकते हो। उसके अलावा Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O, ये किसका केमिकल फार्मूला है, चाइना क्ले का फार्मूला है, चाइना क्ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एनिमल डेट चीफली इट मीट, मीट जो खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। हर जो खाता है वो हर्बीवोरस। देखो ये अब क्वेश्चन TRE 3.0 के 6 to 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले जियो स्टेशनरी, चाहे जियो स्टेशनरी पूछो या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पूछे, ये लगभग 35,786 किलोमीटर आंसर है, तो आंसर बी होगा अगर, ठीक है। 35,000 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये हाई अर्थ ऑर्बिट पे होता है, सैटेलाइट को वहाँ पे रखा जाता है, लगभग 35,786 किलोमीटर है, याद रखिए। इसका काम मेन होता है ये सर्वेलेंस, वेदर को मॉनिटरिंग करना, कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो बहुत कम होता है, एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। उसका मीडियम अर्थ ऑर्बिट थोड़ा उससे ऊपर होता है। यहाँ पे नेविगेशनल सैटेलाइट यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन होता है ये हाइट एक्यूरेट इतना ही क्यों लेना है, ये इसलिए लिया जाता है कि ये वो हाइट है जिस पे जो अर्थ का स्पीड होता है ना, अर्थ जिस गति से घूम रहा है सन के चारों तरफ, वही गति इनके हो जाता है, इसका भी हो जाता है। तो हमें क्या लगता है कि जो सैटेलाइट है ना हमारे सर के ऊपर है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना। जो अर्थ जिस गति से घूम रहा है, मान लो अर्थ जिस गति से घूम रहा है, अगर उस गति से हम लोग अगर मान लो खड़े हैं तो हम क्या हो रहे हैं, अर्थ जिस गति से घूम रहा है उस गति से हम भी तो घूम रहे हैं, तो हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि हम चल रहे हैं। सेम यही होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट उस हाइट पे वो जिस गति से मूव करता रहता है चारों तरफ, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन में है नहीं वो, ठीक है ना। तो अर्थ जिस गति से मूव कर रहा है उस गति से वो भी मूव करता है, तो इसीलिए वो हाइट दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कौन सा पद ये विद्युत पावर के लिए प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना। एक्चुअली इंग्लिश में क्वेश्चन मुझे मिला ही नहीं। देखो ये फॉर्मूला सब थोड़ा आसान है, ये ध्यान रख सकते हो। देखो P बराबर होता है W/T, और W बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज अपॉन T, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना, करंट बराबर होता है Q अपॉन चार्ज अपॉन टाइम, तो V इंटू Q, तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी, आई इंटू टी अब बटे टी, तो T से T कट गया तो V इंटू आई। एक तो ये होगा। आपसे पूछा कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है, जिन्होंने ये लगाया होगा वो जल्दी जल्दी में लगा दिए होंगे। अब सेकंड क्या है, तो P बराबर एक तो हमको पता है V आई, अब ओम्स लॉ आपको पता है V बराबर आई आर, तो ठीक है। तो किस फॉर्म में है, R के फॉर्म में है, I के फॉर्म में, कुछ भी हम करते हैं V आई है आई आर है, तो एक बारी हम क्या कर लेते हैं, वी आई है ना, तो आई के जगह पे हम रख देते हैं V/R, नहीं ये सही नहीं है। अब इसके V के जगह पे हम आई आर रख देते हैं, तो आई आर इंटू आई, तो ये क्या होगा आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आई ये होगा, बट ये नहीं आएगा, तो आंसर होगा ए। साबुन उद्योग में उपजात क्या है, ये ग्लिसरॉल है, ये याद करने वाला है, ठीक है। अब प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ, जो ट्यूब होता है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें, फ्लोरोसेंट ट्यूब, देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज किया जाता है, बहुत सारे चीज़ें होते हैं, तो इसमें कौन आता है, मरकरी वॉश और ऑर्गन, ये वाला आंसर है। सोडियम वॉश यूज नहीं किया जाता है। देखो रक्त का कौन सा तरल माध्यम होता है, ये होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद RBC होता है, WBC होता है, बट प्लेटलेट्स होता है तरल माध्यम, ठीक है। ये देखो ब्लड प्लाज्मा इज आउटरी वाटरी लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है, एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए ये सब, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड, एमिनो एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, एमिनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये याद रख सकते, एग्जाम्पल है एमिनो एसिड के ये सब, ठीक है। तो हम देखो
6 to 8 का हम लोग 2 पेपर डिस्कस कर लिए, 9 10th का 2 पेपर डिस्कस कर लिए, 11 12th का 2 पेपर डिस्कस किए। इसके बाद हमारा अब हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद करेंट अफेयर्स पे हाथ लगाएंगे। पहले ज्योग्राफी को ये कर लेते हैं, और इसके अलावा एक वीडियो इसमें आएगा जिसमें हम 69th VPSC से लेके, देखो 2 वीडियो में हम करेंगे 69 से लेके 66 तक एक वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और उसके बाद 65 से 64 63 62 62 एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वो थोड़े कम रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये हम करने वाले, यही हमारा प्लान है। आपको कोई भी डाउट होगा ना, ये अगर आपको जीएस पूरा साथ करना ही करना है, आप क्राउन से कर सकते हो, हमारे वीडियो से कर सकते हो, क्राउन का यूज करके हमारे वीडियो से कर सकते हो, बहुत जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।